हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम एक टॉपिक जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसमें से आज एक टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है कैश बुक। नाम क्या है बेटा टॉपिक का? कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ये टॉपिक बेटा हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी 2-3 वीडियोस डल चुकी हैं ऑलरेडी। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा जो सिंपल है वो तो हम कर चुके हैं, जो इसके अंदर सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं वो हम सबको करनी आती है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा और टॉपिक आता है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी की यहाँ पे आपको बीच में ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, जीएसटी को पहले अच्छे से समझना है जीएसटी है क्या। आज हम डिस्कशन करेंगे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी का मतलब क्या है सर? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या होता है बेटा? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक टाइप का टैक्स होता है बेटा। ये टैक्स कब लगता है सर? इट इज levied on supply of goods and services। levied का मतलब क्या होता है सर? levied का मतलब होता है चार्ज। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब क्या है? जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा जिसका नाम क्या है? जीएसटी। ठीक है बेटा, तो जीएसटी का मतलब क्या हो गया? जीएसटी का मतलब सर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कब लगता है? जब भी हम गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करेंगे उस टाइम पे टैक्स लगेगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और ये कैसे लगाया जाता है। बेटा इसको 2 टाइप से लगाया जाता है, डिपेंड करता है कि आपने ट्रांजैक्शन यानी कि जो सप्लाई है वो कहां पे कर रहे हो, सप्लाई कहां कर रहे हो, उसके बेसिस के ऊपर ये आपको टैक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। जो जीएसटी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। कैसे कैसे लगता है बेटा? 2 टाइप के ट्रांजैक्शन है, 2 टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में। एक तो होता है बेटा इंट्रा स्टेट। इसका दूसरा नाम मैं आपको क्लियर कर दूं, विद इन द सेम स्टेट। अगर सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द सेम स्टेट। और उसके बाद है आपका इंटर स्टेट। उसके बाद क्या नाम आ जाएगा? इंटर स्टेट का मतलब बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, या आप इसको बोल सकते हो वहां पे आउटसाइड द स्टेट। तो बेटा 2 टाइप है, एक है इंट्रा स्टेट, एक है इंटर स्टेट। तो जो आपका इंट्रा स्टेट है वो कब लगेगा? जब आप ट्रांजैक्शन करते हो विद इन द सेम स्टेट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं हरियाणा से हूं। कहां से? हम हरियाणा से। तो हरियाणा क्या बेटा? हरियाणा एक स्टेट है। हरियाणा क्या है? स्टेट। तो अगर मैं जो अपना सामान बेचता या खरीदता हूं, मैं जो भी अपना सामान है उसको अगर खरीद रहा हूं कहीं से या बेच रहा हूं, तो वो पर्सन भी जिससे मैं खरीद रहा हूं वो भी कहां से है? हरियाणा से। जैसे मान लो आप कहां पे रहते हो? सर आप फतेहाबाद में रहते हैं। तो बेटा अगर फतेहाबाद वाले ने हिसार से परचेज कर लिया, फतेहाबाद वाले ने कहां से परचेज कर लिया? हिसार से। तो अब हिसार कहां पे है? हरियाणा में। फतेहाबाद कहां पे है? हरियाणा में। तो दोनों सेम स्टेट के अंदर है, तो यहां पे अब क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट बोलेंगे उसको। जैसे कि हरियाणा के अंदर से ही आपने फतेहाबाद वाले ने कहां पे सेल कर दिया? सिरसा में। फतेहाबाद वाले ने सेल कर दिया हिसार में। फतेहाबाद वाले ने सेल कर दिया जींद में। मतलब कि जहां पे भी वो सेल कर रहा है वो भी कहां? हरियाणा में। अब
अब ये फतेहाबाद वाला क्या है, सेलर है। ये क्या है, सेलर। सेलर कौन होता है, जो माल बेचता है। सेलर कौन होता है, जो माल बेचता है। तो सेलर जो है वो कहां से है, फतेहाबाद से। और जो बायर है, जिसको जो खरीद रहा है सामान को, जो बायर है वो भी कहां से है, वो भी हरियाणा से है, लेकिन वो कहां से बिलोंग कर रहा है, सिरसा से। सपोज मतलब कि फतेहाबाद वाले एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार जो कि सिरसा के अंदर है उसको माल बेचा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट के अंदर बेटा दो टैक्स लगेंगे। अगर आप विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन करोगे तो दो जीएसटी भरने पड़ेंगे आपको। एक का नाम है सीजीएसटी, सी का मतलब है सेंट्रल, सी का मतलब है सेंट्रल, और दूसरा भरना पड़ेगा आपको एसजीएसटी, एस का मतलब है स्टेट। मतलब कि आपको अगर आप विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन करते हो तो दो टैक्स भरने पड़ेंगे, एक होगा सीजीएसटी और एक होगा एसजीएसटी। ठीक है, एक होगा सीजीएसटी और एक होगा एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ आ गया। अब आ जाओ बेटा सर, अगर हम इंटर स्टेट करते हैं, इंटर स्टेट में क्या है, जैसे कि हरियाणा वाले ने, अब हरियाणा वाला क्या कर रहा है, दिल्ली माल बेच रहा है। कहां बेच रहा है, दिल्ली। हरियाणा वाला कहां बेच रहा है, राजस्थान में बेच रहा है या हिमाचल प्रदेश में बेच रहा है, हिमाचल प्रदेश। या फिर हरियाणा वाला कहां सेल कर रहा है, पंजाब में। ठीक है बेटा, तो अब ये सेल कहां पे हो रही है आपकी, ये आपकी सेल हो रही है पंजाब के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर सिंपल सा क्या होगा कि इसको हम कौन सी ट्रांजैक्शन बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इंटर स्टेट। मतलब कि जो सेलर है वो कहां से है, हरियाणा से, और जो बायर है वो कहां पे है, दिल्ली में। ठीक है, सेलर कहां से है, हरियाणा से, बायर कहां से है, हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा है, हरियाणा का सेलर है और बेच कहां पे है, पंजाब में। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हरियाणा वाला कहां सेल कर रहा है, दूसरी स्टेट के अंदर अगर सेल कर रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे चार्ज किया जाता है आईजीएसटी। यहाँ पे क्या चार्ज करते हैं, आईजीएसटी। सर ये आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इंटीग्रेटेड। आई का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड। ठीक है बेटा, अब जब इंटर स्टेट होगा तो उस टाइम पे दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट है, इंट्रा है तो दो, और इंटर है तो सिर्फ एक लगेगा। ठीक है बेटा, ये आपका जीएसटी का टॉपिक था जो हमने समझना था। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम कि सर अगर हम परचेज करेंगे तो क्या लगेगा, सेल करेंगे तो क्या लगेगा, उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो सीखेंगे अब। देखो बेटा, अगर हम कुछ भी परचेज करेंगे, अगर हम कुछ भी परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे तो जो जीएसटी है लगेगा तो सही हो, लेकिन उसके नाम बदल जाएंगे, उसके नाम चेंज हो जाएंगे। अगर आप परचेज करके आओगे तो परचेज करते टाइम हम वहां पे लिखते हैं इनपुट, मतलब कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो भी मटेरियल है उसको परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो लगेगा उसको हम बोलेंगे इनपुट। अब वो इनपुट सीजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी भी हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी भी हो सकता है। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अगर परचेज किया, अगर सामान परचेज किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट, इनपुट जीएसटी। ठीक है, और अगर हम सामान सेल करेंगे तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। समझ आ गई बेटा। अगर हम क्या करते हैं वहां पे, अगर परचेज करते हैं तो जीएसटी का क्या बोलेंगे वहां पे, इनपुट, और अगर सेल करते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, आउटपुट।
ठीक है बेटा। अब हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसकी हेल्प से इसको अच्छे से हम समझ पाए। एक क्वेश्चन करेंगे हम कैश बुक का। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कैश बुक का। तो बेटा कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले हम। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और ये बैंक। फॉर्मेट रेडी। दूसरी साइड डेट, सेम रिपीट करेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। कैश और बैंक, ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड और ये आ गई आपकी बेटा डेबिट साइड। कैश बुक जब हमने करनी स्टार्ट की थी उस टाइम पे आपको एक चीज सिखाई गई थी कि कैश बुक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? कैश। मतलब या तो उससे पैसा आए या उससे पैसा जाए, सिर्फ ऐसी ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी से भी हम उधार पे सामान खरीदते हैं या फिर हम किसी से उधार पे सामान सेल करते हैं, चाहे उधार पे खरीदा चाहे उधार पे बेचा, दोनों ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। लेकिन आपने कुछ भी नगद खरीदा है या नगद बेचा है, वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। पैसा आएगा, जिससे भी पैसा आएगा वो ट्रांजैक्शन सारी यहाँ लिखनी है। जहां से पैसा आएगा वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, जहां से पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसका प्लीज पहले स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद मैं साथ साथ इसको रीड आउट करता जाऊंगा और साथ साथ इसकी पोस्टिंग करेंगे हम। तो आप प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देख लें एक बारी और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। हाँ जी बेटा देखो, अब क्या है क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ईयर दिया हुआ है हमारे को 2020, ईयर है 2020 2020। दोनों जगह पे आप डेट्स में सबसे पहले ईयर मेंशन कर देंगे 2020। मंथ है आपका मई का, मंथ कौन सा है? मई का, तो मई यहां पे मैंने लिख दिया मई। अब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन को बड़े ध्यान से रीड करना और उसके बाद देखना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000। कमेंस बिजनेस विद कैश मतलब कि बिजनेस के अंदर पार्टनर जो ओनर है वो कैश लेके आया। बिजनेस के अंदर ओनर क्या करके आया? कैश लेके आया। तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो अगर ओनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लेके आएगा तो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा या जाएगा? आएगा उस चीज से पैसा। तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे 1 तारीख। यहाँ पे सिंपल लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश आया वो? 60,000। बैंक वाले को ब्लैंक। आगे बढ़ो, आगे लिखा हुआ है ओपन अ करंट अकाउंट इन पीएनबी एंड डिपॉजिटेड 40,000। बेटा जब भी पैसा, ये लास्ट वीडियो में भी बताया गया था, जब भी पैसा बैंक में जमा करवाया जाए या बैंक से निकाला जाए, जब भी पैसा बैंक में जमा करवाया जाएगा या बैंक से निकाला जाएगा ऑफिस यूज के लिए, तो उस केस के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री होगी। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है? डेबिट साइड पे भी पोस्टिंग होगी और क्रेडिट साइड पे भी उसकी पोस्टिंग होगी। जैसे कि अभी मैं बताता हूं, देखो मैं बैंक गया, बैंक जाके मैंने 40,000 जमा करा दिए, बैंक में जाके 40,000 जमा करा दिए। अब बेटा 40,000 जमा कराऊंगा तो मेरी जेब के अंदर 40,000 थे, तो मेरी जेब से तो 40 निकल गए और बैंक में जाके वो प्लस हो गए, मेरा अकाउंट बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया।
तो एक तो बेटा मैं बैंक में अगर पैसे जमा कराऊंगा तो मेरा कैश कम होगा, किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कैश कितना कम हो गया? 40,000 जमा कराए तो 40,000 कम हो गया। और यहाँ पे 2 तारीख को आप क्या लिखोगे? 2 तारीख को आपने बैंक के अंदर पैसा जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट और यहाँ पे आप लिख दोगे बैंक के अंदर 40,000। बेटा देखो बैंक में पैसा आया है तो डेबिट साइड पे लिखा, कैश गया है तो इसलिए क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब जब दोनों साइड ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो दोनों तरफ आपको लिखना है सी। अब ये पहली ट्रांजैक्शन है तो यहाँ लिखा C1 और यहाँ पे भी क्या लिखा मैंने? C1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट रीड करेंगे। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 25,000, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 25,000 आउट ऑफ विच ₹20,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वो क्या कह रहा है कि बैंक के अंदर हमने जो ओनर है उसने और कैपिटल लगाई, और कैपिटल लगाई जिसमें से 20,000 उसने क्या कर दिया? बैंक में जमा कर दिए। 5,000 क्या हो गया होगा? कैश आया होगा। तो कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है? 3 तारीख की। तो यहाँ पे लिखेंगे डेट 3 तारीख। पैसा कहां से आया? कैपिटल से, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश आ गया आपका 5,000 और बैंक में आ गए आपके 20,000। ठीक है बेटा, आगे रीड करेंगे। गुड्स परचेज फॉर 30,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। 3 तारीख को वो क्या बोलता है? 3 तारीख को उसने सामान खरीदा, उसने गुड्स परचेज करी। तो जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेजेस। तो बेटा अब आपको सिंपल माइंड यूज करना है कि अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो इस साइड पे लिखना। नाम क्या लिखना है यहाँ पे? बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट। अब देखना है पेमेंट कैसे की है, पेमेंट कैश में की है या चेक से की है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि गुड्स परचेज फॉर 30,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच एंड इशूड अ चेक। इशूड अ चेक का मतलब चेक दे दिया हमने उसको, चेक दिया तो इसका मतलब कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? बैंक पे। कितना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? 30,000। ठीक है, अब यहाँ लगा आपका GST। बेटा मैंने बोला था जब परचेज करेंगे तो वहां पे कौन सा लगता है? इनपुट। और जब सेल करेंगे तो उस टाइम पे क्या लगेगा? आउटपुट। तो यहाँ पे अब हमने परचेज किया तो कौन सा लगेगा? इनपुट लगेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, बाय इनपुट CGST एंड बाय इनपुट SGST। 6% लगेगा आपका ये। तो बेटा देखो 6% किसका लगाना है? जितने का सामान आपने परचेज किया टैक्स उसके ऊपर लगता है। सामान हमने कितने का परचेज किया? 30,000 का। तो GST किसके ऊपर लगेगा? 30,000 के ऊपर। 30,000 का 6% कितना हो जाएगा? 1800। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 1800। दोनों के दोनों सेम हमने लिख दिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, चेक रिसीव which was immediately deposited into the bank। अब क्या हुआ? मैंने सामान बेचा है। सामान कितने का बेचा है? 20,000 का बेचा है। 20,000 का सामान बेचूंगा तो पैसा आएगा या जाएगा? सर अगर हम सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा। बेटा पैसा आएगा तो यहाँ लिखना है, पैसा आएगा तो यहाँ पे लिखना है आपको। 4 तारीख को आपने सामान बेचा है तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। पेमेंट देखनी है चेक से आई है या कैश आई है। अगर कुछ भी नहीं बोला होता तो कैश में आती है, और अगर कुछ बोल रखा हो जैसे उसने बोला कि चेक से पेमेंट आई है तो बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे हम 20,000, 20,000 लिख देंगे। अब बेटा देखो, अब मैंने क्या किया? सेल। अगर परचेज करी तो लगा इनपुट, सेल करेंगे तो कौन सा लगेगा? आउटपुट। तो यहां पे लिखेंगे टू आउटपुट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ठीक है,
कितना लगेगा 6%। 6% किसका? जितने का भी आपने सेल किया 20,000 का, तो 20,000 का 6% हो गया 1200, और यहाँ पे भी आ गया आपका 1200। ठीक है, आगे बढ़ो। सोल्ड गुड्स टू रोशन ऑन क्रेडिट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो बेटा अब मैंने रोशन को सामान बेचा है, रोशन को जो सामान बेचा है वो मैंने कैसे बेचा है? यहाँ पे क्रेडिट पे बेचा है। कैसे बेचा मैंने उसको? क्रेडिट पे। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। सर अभी आपने बताया कि कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिससे या तो पैसा आएगा या जाएगा। तो बेटा अगर हम किसी से उधार पे सामान खरीदते हैं या उधार पे सामान बेचते हैं तो उस टाइम तो पैसा आता ही नहीं, वो क्या लिखता है? खाते में लिख देता है, हमारे अकाउंट में लिख देता है। तो कैश बुक के अंदर अगर उधार पे सामान परचेज किया आपने या सेल किया उसकी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? एक बार ट्रांजैक्शन दोबारा से मैं रीड कर देता हूँ। सोल्ड गुड्स टू रोशन ऑन क्रेडिट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। वो कह रहा है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स का मतलब सामान बेचा, टू रोशन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पे बेचा, तो उधार पे बेचा तो उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट रीड करते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम रोशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8250। रोशन से हमने 8250 रुपए रिसीव किए। कैसे रिसीव किए? चेक से, उसने चेक दिया। अब बेटा चेक के साथ आपको ध्यान ये रखना है, आगे ट्रांजैक्शंस आप रीड करके देख लेना क्या उस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं। अगर वो बोलता है मैंने चेक अगली डेट पे डिपॉजिट किया, तो जिस डेट पे चेक डिपॉजिट होगा उस डेट पे एंट्री करनी है। जिस डेट पे चेक को हम बैंक में जाके जमा कराते हैं उस डेट पे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, पहले नहीं बढ़ता। जैसे मान लो आप स्कूल में आए, स्कूल में आके आपने 20,000 का चेक दे दिया फीस के लिए। अब आपने 20,000 का जो चेक दिया है बेटा, वो 20,000 का चेक जब तक बैंक में नहीं जाएगा, जब तक बैंक में नहीं जाएगा तब तक वो किसी काम का नहीं। अब वो चेक मेरी जेब में पड़ा हुआ है 20,000 का, तो बेटा वो 20,000 का चेक जो है ना ही मेरे कैश को बढ़ाता है ना ही मेरे बैंक को बढ़ाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। लेकिन आगे लिखा हुआ है 12 तारीख को चेक रिसीव्ड ऑन 11th में डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जो चेक हमारे को 11 तारीख को मिला था वो चेक हमने 12 तारीख को बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा करा दिया कौन सी तारीख को? 12 तारीख को। तो 12 तारीख को आप यहाँ पे अब पोस्ट करोगे, यहाँ पे अब आपको वर्ड क्या लिखना है? टू चेक इन हैंड। क्या वर्ड लिखना है? टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड क्यों सर? रोशन का नाम क्यों नहीं लिखा? बेटा जब रोशन से चेक आया था उस टाइम हमने एंट्री पोस्ट कर दी थी, उस टाइम पे हमने एक नया अकाउंट खोला था जिसका नाम क्या था? चेक इन हैंड। तो याद रखना जब भी चेक आए और उसी दिन जमा ना हो तो उसको दोबारा रिपोर्ट करने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? चेक इन हैंड। ठीक है, चेक जमा करा देते हैं बैंक के अंदर 8250। आगे बढ़ो, आगे वो बोल रहा है पेड रेंट बाय चेक प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच 2000। रेंट पे किया आपने 15 तारीख को, रेंट पे किया, किराया दिया, तो पैसे आएंगे या जाएंगे? बेटा रेंट दिया है, रेंट देंगे तो पैसे जाएंगे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। रेंट कितना पे किया आपने? 2000। रेंट कितना पे किया आपने? 2000। ठीक है, अब आगे इसके ऊपर क्या लगेगा? रेंट पे किए तो अब क्या लगेगा? इनपुट, इनपुट CGST और इनपुट SGST। कितना लगेगा बेटा? 6%। तो ये हो गया इसका 120, ये भी हो गया इसका 120। बेटा टैक्स आपको पता है, समझ आ रहा है ना मैं टैक्स कैसे कैलकुलेट करता हूँ? जो भी पेमेंट करी होती है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जो भी पेमेंट करेंगे ना बेटा उसके ऊपर लगेगा टैक्स। ठीक है, तो पेमेंट हमने करी 2000 की, तो 2000 के ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 120 और 120, 6% के हिसाब से। आगे आ जाओ, पेड कमीशन बाय चेक प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। यहाँ पे कमीशन दे रहे हैं, कमीशन दिया, कमीशन पे किया है, कमीशन पे किया तो पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम बाय कमीशन, बाय कमीशन। कमीशन कितना दिया? कमीशन दिया 5000। कमीशन कितना दिया?
5000। तो बेटा अब इसके ऊपर भी हमारे को SGST और CGST लगाना है, तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं बाय इनपुट CGST कितना लग जाएगा 5000 का 6% 300, बाय इनपुट SGST ये कितना लग जाएगा 300। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। आगे लिखा हुआ है 18 तारीख को ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज 1000। अब बेटा जो मालिक है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए चेक ड्रॉ किया है। पर्सनल यूज के लिए जब चेक ड्रॉ किया जाएगा उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो यहाँ पे आपने कौन सी डेट को चेक ड्रॉ किया 18 तारीख को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 तारीख। यहाँ पे सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। बेटा अगर ऑफिस यूज के लिए होता, अगर ऑफिस के लिए होता तो कॉन्ट्रा एंट्री होती, लेकिन इसने पर्सनल यूज के लिए किया है तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे बाय ड्राइंग्स। उसके बाद लिखता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 तारीख को। 25 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक से पैसा निकाला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे पैसा निकला है तो बाय कैश अकाउंट। बैंक बैलेंस कम किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे कितने पैसे निकाले 3000। अब यहाँ से पैसा निकला है तो कैश आया होगा, तो 25 तारीख को हम यहाँ ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कैश में हम बढ़ा देंगे कितने पैसे 3000। देखो बेटा क्या किया मैंने, यहां से पैसे निकले तो बैंक में से कम कर दिए और कैश में प्लस कर दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 2 हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे C2 और यहाँ पे भी हम लिख देंगे C2। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है 26 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सीता एंड एंडोर्स इट टू गीता। सीता से चेक आया बेटा, सीता से चेक आया और वो चेक हमने उठा के किसी और को ट्रांसफर कर दिया। बेटा मान लो आपने मेरे को चेक दिया, आपने मेरे को चेक दिया है, वो चेक मैंने जेब में डाल दिया। इतने में एक पर्सन हो रहा है, कहता है सर पैसे दे दो। मैं कहा बेटा पैसे तो है नहीं, चेक पड़ा हुआ। तो कहता है सर कोई बात नहीं, अब चेक दे दो मेरे को। तो बेटा वो चेक जब तक मेरी जेब में था तो ना ही उसने मेरा बैंक बैलेंस बढ़ाया था, ना ही उसने मेरा कैश बढ़ाया था। समझ लो बात, तो वो मेरी जेब में। अब मैंने वो चेक उठा के किसी को दे दिया, तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलते हैं एंडोर्स कर दो। तो जब भी चेक को एंडोर्स किया जाएगा तो उसकी कैश के अंदर एंट्री नहीं होगी। लास्ट वन इज 31 मई को पेड सैलरी 4000। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 31 मई बाय सैलरी, बाय सैलरी। सैलरी आपने कितनी दे दी 4000, सैलरी कितनी दे दी 4000। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा कंप्लीट, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद बेटा आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आपको बैलेंस कैसे करना है अकाउंट को वो मैं बताता हूं। बेटा कैश को मैं आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूं, बैंक को आप खुद करोगे। कैश का बैलेंस मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बैंक का आप खुद करोगे। हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना है पैसा आया कितना। कैश में आया था 60000, फिर आया 5000, 60 और 5 65, 65 और 3 68। तो यहाँ पे आप टोटल कर लेंगे 68,000। टोटल कर दिया मैंने 68,000। अब यहाँ पे देखो गया कितना था पैसा 40,000, आया कितना 68, गया कितना 40। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बच गया बेटा 68 आया था, गया कितना 40, तो बैलेंस कितना बच गया 28,000। और यहाँ लिख देंगे हम 68,000, यहाँ पे लिख देंगे हम 68,000 रुपीस। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, आप सेम इसी तरीके से बैंक का टोटल करोगे, इसी तरीके से बैंक का टोटल करोगे। पहले बैंक का टोटल करने के बाद 40 और 20 60 और 20 80, 80 और 10 90, 90,650। आंसर आपका आएगा टोटल 90,650। अब मैंने डेबिट साइड का टोटल कर दिया,
आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करके इसमें से माइनस कर दोगे 90,650 में से जो भी आपका बैलेंस आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस कैरिड आउट। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आज आप ट्राई करके देखेंगे। अब आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू बेटा।